आपको मीठी गोली दे के भेज दें और फिर 3 बार फिर चक्कर काटो, नुकसान किसका हुआ? ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले तो बोलेगा। जाट आरक्षण की बात थी, चाहे वो राम रहीम के आंदोलन की बात थी, कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे मेरे घर, चुनाव का दौर था। नमस्कार जी, मैं धनराजा लालदास झज्जर के अंदर। सतपाल पहलवान जी एक जाना माना नाम है, झज्जर से इनेलो में भी रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, इसके बाद कांग्रेस से फिर से वापसी इनेलो की है। आखिर क्या कारण है वापिस इनेलो में आने का? इनसे जानने वाले हैं। और अब ये इनेलो में आ चुके हैं तो लोगों के लिए क्या करवाना चाहेंगे? नमस्कार सतपाल जी। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका। सतपाल जी, इनेलो में रहते हुए आप किन किन पदों पर रहे हो उस समय, और कौन से सन में आपने इनेलो ज्वाइन की थी और कब आपने इनेलो छोड़ी? 1979 से कंटिन्यूस 2019 तक मैं लोकदल पार्टी में रहा और लोकदल पार्टी के विभिन्न पदों पर रह करके हमने पार्टी की सेवा करने का काम किया। सबसे पहले मैं हल्के का उपाध्यक्ष रहा, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से मेरे को यूथ का जिले की विंग का प्रेसिडेंट बनाया गया। 10 साल तक लगातार कंटिन्यू यूथ में कार्य करने के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुझ पर भरोसा करते हुए 7-8 साल के करीब में लोकदल का वरिष्ठ जिले का जो था मैं प्रधान रहा। 2019 में किसी बात को लेकर के को बात आ गई थी और इसलिए फिर पार्टी छोड़ने का काम करना पड़ा। आपने पार्टी क्यों छोड़ी इनेलो? इनेलो पार्टी छोड़ने के कई कारण थे और वो जो इंसान लंबे समय तक एक परिंदा भी घोंसले में जब रहता है, वो घोंसला कोई उजाड़ देता है तो दुख होता है। लगातार 40 साल काम करने के बाद जब घर छूटता है तो ऐसे ही नहीं छूटता। वो पार्टी की अंदरूनी को बात थी, उस बात को लेकर के पार्टी से इस्तीफा देने। क्या बात थी वो? बस वो बात, कुछ परिस्थिति हालात इस जिले में इस किस्म के थे, वो चर्चा के लायक भी नहीं है। वो सामाजिक तौर के ऊपर कुछ बातें थी, इस करके तो फैसला लेना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी में जाकर के भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मदद करना। आपने उस समय कांग्रेस ही ज्वाइन क्यों की? और भी बहुत सी पार्टियां थी। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का मकसद ये था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेरी रुचि नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी, मैंने, मेरे साथी आज भी हैं, पहले भी थे, उन्होंने प्रयास भी किया था कि भैया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा लो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां देखी, उन नीतियों को देखते हुए मैंने भाजपा में जाना उचित नहीं समझा। क्योंकि जिस प्रकार का उपद्रव इस प्रदेश में 2-3 बार हुआ, चाहे वो जाट आरक्षण की बात थी, चाहे वो राम रहीम के आंदोलन की बात थी, अनेक बार इस प्रदेश में हिंसक तांडव हुए और फिर नीति नियत जो थी वो भाजपा की मेरे को ठीक नहीं लगी, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी में जाने के लिए विचार किया। कौन सी नीतियां ठीक नहीं लगी आपको भाजपा की? भाजपा की नीति ठीक, आप ये बताओ, 2 चीज तो मैंने आपको गिनवा दी। इस प्रदेश के भाईचारे को खराब करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया, 1 नवंबर 1966 को पत्रकार महोदय हरियाणा प्रदेश बना था, तब से लेकर के आज तक कभी इस प्रदेश में एक फुड़का होने का भी काम नहीं हुआ। लेकिन जिस प्रकार के ये काम हुए और जिस प्रकार से आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम बात करते हैं, तो एक भारतीय जनता पार्टी के साथियों के पास एक ही जवाब है कि भाई हमारी कोई सुनता ही नहीं, सिर्फ कोई अधिकारी ही नहीं मानता ना, हमारा वो इतना ब्यों तक हम किसी को कह दें तो फिर उस पार्टी में, जब हम समाज की सेवाएं नहीं कर सकते राजनीति में रहते हुए, तो फिर उस पार्टी में जाने का फायदा भी क्या? जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की तो कांग्रेस की तरफ से आपके प्रति क्या रुझान था, उनका जो शीर्ष नेताओं का? कांग्रेस जब मैंने ज्वाइन की, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे मेरे घर,
चुनाव का दौर था, उन्होंने आकर के ये प्रस्ताव रखा कि भाई मैं मदद के लिए आया हूं। तो वो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हालात प्रदेश के भी ठीक नहीं थे, तो यही सोच करके उनका भी चलो भाई साहब आए हैं, पैर उठा करके इनकी मदद करेंगे, और वो आश्वासन भी दे के गए थे। तो वो अब जब द्वार पर एक आदमी आ जाता है तो अपने समाज में ये तो पहली बात है, उसका आदर सत्कार करना, उसकी बात करना। तो हमने उनका खुल के समर्थन कराया। बहुत लोग कहा करते हो, बोला जी अंदर खाते कर दो, आपका लंबा राजनीतिक करियर है, मगर चोरी न लुक्का कर ले, चाहे चौड़ा कर ले तो शायद तो कवा ले। तो इसलिए हमने फिर खुला फैसला दिया कि मैं अभी खुल कर भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मदद करें। आपने खुल के मदद की। बिल्कुल, दोनों उस चुनाव मदद का क्या परिणाम रहा? ठोक कर उस मदद का परिणाम ये हुआ कि दीपेंद्र हुड्डा जी 3 लाख के समथिंग वोटों से जीते हैं। और कांग्रेस की हार का क्या कारण है? कांग्रेस की हार का कारण कांग्रेस पार्टी है। पत्रकार महोदय, कांग्रेस की हार का कारण खुद कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी है। हम छोटे थे किस तरह की गुटबाजी होती है? हम गुटबाजी में बताऊंगा आपको। अभी हम छोटे थे तब एक कहानी आया करती, मराठों में पतन के कारण बताओ आपसी फूट। जिस प्रकार का 5 साल के दौरान मैंने देखा कांग्रेस पार्टी के क्रियाकलाप, तो उनमें तो खुलकर ये चीज चुनाव के दौरान भी ये चीज सामने आई। आप पत्रकार साथियों मेरे से क्वेश्चन करने लग रहे हो, और आप काफी पुराने पत्रकार हो। कांग्रेस पार्टी खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार के बैठे हुए। हार का नंबर 1 कारण अति आत्मविश्वास, नंबर 2 प्रदेश में संगठन का ना होना, नंबर 3 पार्टी में आपसी गुटबाजी, 4-5 धड़े में पार्टी बट गई। तो उसका परिणाम क्या हुआ? फिर परिणाम ये था, उसके बावजूद भी मैं इस बात को ठोक कर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, उसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश की पूरी जनता इस प्रदेश में कांग्रेस के राज को लेने के लिए तत्पर थी। भारतीय जनता पार्टी के स्वयं लोग ये कहा करते हैं भाई तो 15-20 आ जाए तो भी बहुत हो जाएंगे। सट्टा बाजार भी भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा था। तो फिर उस हार जो हुई वो अति आत्मविश्वास और अति अभिमान के कारण वो हार हुई कि किसी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं गया। शैलजा जी घर बैठ गई 10 दिन के लिए, क्या संदेश गया? वो संदेश ये गया कि इनकी तो आज भी जूतियों के अंदर खीर बट रही है। तो लोग उस बात को लेकर के वापिस हो गए। प्रचार कर दिया गया, सरकार बना होगा, हुड्डा सरकार बना होगा। ये किस किस्म का प्रचार था? कांग्रेस पार्टी की सरकार, हुड्डा साहब भी अगर बनते तो सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती। कांग्रेस सरकार बना होगी, ये वचन क्यों नहीं गया? इसका भी काफी नुकसान पार्टी को हुआ। आप कहना चाह रहे हो कि हुड्डा सरकार की बातें चल रही थी, कांग्रेस सरकार की नहीं? जी, इस बात को डिनाई थोड़ा कर रहे हूँ। वो तो रैलियों में गीत भी बजा करता है, उस बात का भी काफी नुकसान हुआ। आपने पार्टी कांग्रेस क्यों छोड़ दी? मैंने बता तो दिया आपको, सारे कारण गिनवा तो दिए। इनको आप रिपीट करवाओ तो मैं दोबारा ये रिपीट। तो हार के कारण बता रहे हो आप। हार के कारण भी बता रहे हूँ। आपके इसीलिए क्या कारण है पार्टी छोड़ने? मेरे पार्टी छोड़ने का मेन कारण ये है कि इस प्रदेश के लोगों ने जो आत्मविश्वास हुड्डा साहब पर जताया, इनका नेतृत्व था, शीर्ष मालिक थे पार्टी के। 72 आदमियों को टिकट जब हरियाणा प्रदेश में दी गई, उस टाइम इस पर विचार करना चाहिए था कि भाई सरकार, लेकिन अति आत्मविश्वास और फिर कार्यकर्ता की अनदेखी करना। कार्यकर्ता की अनदेखी करना कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए सबसे भारी पड़ा है। चुनाव के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, कार्यकर्ता को मान सम्मान ना देना, अपने आप को सर्वमान्य समझ लेना। प्रजातंत्र है धनराज जी, प्रजातंत्र के अंदर आत्म स्वाभिमान से हर आदमी जीना चाहता है। अगर किसी के स्वाभिमान से आप खेलने का प्रयास करोगे तो फिर कोई नहीं आप मानता इस बात। आपके स्वाभिमान को कैसे ठेस पहुंचाई कांग्रेस? मैंने वो स्वाभिमान को तो मैं तो कांग्रेस पार्टी में सच पूछा तो मैं था ही नहीं। वो मदद मांगने आए थे, मैंने कर दी ना। कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन की और आप कह रहे हो मैं पार्टी में था ही नहीं। आप ज्वाइन कह लो उसको, आप या वैसे कह लो, आप उस बात को किसी प्रकार से ले लो।
मैं ये कहता हूं कि मैंने खाली भाई दीपेंद्र सिंह की मदद के लिए कांग्रेस पार्टी में गया था और मैंने मदद करी। डिनाई कर दो दीपेंद्र भाई के प्रधान जी ने मदद भी, इवन मैंने तो कौशली हल्के तक मदद करी है। सवाल उस बात का नहीं है धनराज जी, सवाल इस बात का है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। गांव में बसने वाला किसान का मेरे वर्ग का जो साथी है, जो लोग आज उनकी दिशा दशा क्या है, क्या इस बात का जवाब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी देंगे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो चलो संपन्न परिवार से हैं, वो तो चुनाव हार के अगर खेल तमाशा फेर कर लेंगे, लेकिन जो हरियाणा प्रदेश की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे की तरफ टकटकी लगा कर ये देख रही थी कि भाई हरियाणा प्रदेश में राज बदलेगा, उस राज के ना आने का कारण अगर सचमुच में किसी को हुआ तो वो इस ग्रामीण अंचल में बसने वाले जो मेहनत कश मेरे वर्ग के जो लोग हैं, उनके हितों पर कसूती चोट करने का काम किया। क्या आपके प्रति कांग्रेस का कोई रवैया ऐसा भी था जो आपको ना गुजरा हो? मेरे प्रति क्या, पूरे प्रदेश का रवैया सारा खराब हो रहा है। वो स्कूल में एक बच्चा सर्टिफिकेट लेने चले गया, वो बच्चा सर्टिफिकेट लेने गया तो उस टीचर ने पूछा, भाई हाँ, उस हेडमास्टर ने तो ही कहने लगा, बोला जी आप करेक्टर सर्टिफिकेट दे दो। बोला तेरा अपना ही ठीक होने मेरा कह देगा। तो जब ये कांग्रेस पार्टी सारी ही ठीक ना थी तो मैंने कह दे थे भाई मेरे को क्या देते, इनका संगठन नहीं बन रहा। आप एक बात बताओ, जो प्रदेश की सबसे सीनियर पार्टी थी, उस पार्टी के पास भी संगठन नहीं बनना, उसका मेन कारण क्या था? अशोक तंवर का टर्म पूरा चला गया, बहन शैलजा जी का चला गया, और उसके बाद उदयभान जी का भी टाइम पूरा हो लिया, आज तक भी संगठन नहीं बना, बार बार प्रभारी बदले। उसका कारण बताओ ना। संगठन लड़ाई आप तभी तो लड़ोगे ना जब आपके पास फौज होगी। भाई आपके पास फौज ही नहीं है तो फिर आप लड़ाई क्या लड़ोगे? आप संगठन नहीं खड़ा कर रहे। तो कई खामियां थी, चलो आप कांग्रेस की कमी में तो क्यों पूछो, उनके नेता है तो पूछो। मैंने तो जो विचार थे मेरे अपने वो आपको बता दिए, और को प्रश्न आपका है तो आप पूछो। क्या इस एक जो कांग्रेस की स्थिति है आज किसी से छुपी हुई नहीं है, क्या इस स्थिति में कांग्रेस का छोड़ना सही है आपको? सही गलत को देखकर फैसले, मैं तो देवीलाल की नर्सरी में पढ़ता रहा हूँ, पत्रकार महोदय। सही गलत अपने हित के लिए फैसले नहीं लिए जाया करते, राजनीति में समाज के हित में। निज हित का फैसला तो हरियाणा को ले बैठे भाई साहब, जो अति आत्मविश्वास और अति सत्ता के प्रति लोलुपता थी और दूसरे साथियों को नेग्लेक्ट करना था, वो चीज लेकर के बैठ गई। और मैं सतपाल ने कभी इस राजनीतिक जीवन में ये मेरे तो साथी बहुत हैं, आप कहीं भी जिले में घूमते हो पूछ लेना, मैंने कभी सत्ता का लोभ नहीं किया। मैं सत्ता का लोभ अगर करता तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो मेरे पास अनेक ऑफर आए, मैंने पार्टी को नहीं छोड़ा। मैं उस टाइम चाहता, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को कहा था कि भाई आप अपनी पूरी टीम को ले जाओ, आपको स्टेट का चेयरमैन बना देंगे, मैंने नहीं छोड़ा। सवाल इस बात का नहीं, आज क्या है मेरे को पता है हालात क्या है, लेकिन अगर हम अपने किसान वर्ग की लड़ाई भी हम नहीं लड़ सकते तो फिर हमारा राजनीति विकरण का अधिकार नहीं। अगर आप निज हित की राजनीति जो आदमी करेगा धनराज जी, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। और जो जनहित की राजनीति करेगा, मैंने तो ये फैसला लिया है वो इस हक में लिया है कि किसान कमेरे वर्ग के जो ग्रामीण अंचल में बसने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के हित रक्षा उस सोच को लेकर के जो चौधरी अभय सिंह जी आज चल रहे हैं, उस लड़ाई में हमने कुछ मिलो या ना मिलो, हम इस बात के भी भूखे नहीं है कुछ सत्ता हो, हम इस बात के भूखे हैं कि हिंदुस्तान हरियाणा के किसान के प्रति उस लड़ाई जो चौधरी अभय सिंह जी लेकर के चले हैं, उस लड़ाई को सिरे लगाने का हम काम करें। आपने इनेलो ही दोबारा क्यों ज्वाइन की? इनेलो मेरी पुरानी पार्टी थी, उनकी नीतियां हमारे अंदर हैं, तो देवीलाल की विचारधारा हमारे अंदर, हम ना चाहते हुए भी तो देवीलाल की। आप स्कूल में जिस स्कूल में आप पढ़ के चले गए, आपने +2 कर ली या कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन कर ली, हम तो देवीलाल के साथ गए। हाँ, ऐसी शख्सियत हमने अपने नहीं देखी। सवाल इस बात का है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जाने का आप प्रश्न पूछ रहे हो, तो मैं आपको इसका पूरा विस्तार से उत्तर दे देता हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी न केवल पॉलिटिकल पार्टी है बल्कि एक सामाजिक पार्टी है। आज जो लोग सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं
जो समाजवाद की बात करते हैं, इस हिंदुस्तान की राजनीति में अगर समाजवाद को अगर सही मायने में किसी ने स्थापित किया तो उस शख्सियत का नाम पूजनीय चौधरी देवीलाल था। सबसे पहले गांव के अंदर हरिजन बैकवर्ड की नंबरदारी नहीं होती थी, तो देवीलाल ने बनवाने का काम किया था। गांव गांव जाकर के हरिजन चौपाल बनवाई थी, बैकवर्ड की चौपाल अलग से बनवाई थी, और वो चौपाल बनवाने के साथ साथ एक काम और भी किया था कि भाई गरीब साथियों के लिए इनके पास इतना पैसा नहीं है, अब भाई आधा पैसा गांव दे तो आधा पैसा सरकार की तरफ से आपको मैचिंग ग्रांट के तहत दे दिया जाएगा। ये चोई देवीलाल की नीति थी। चाहे गाड़ी आलू हार थे, चाहे वृद्धावस्था पेंशन थी, चाहे धनराज जी आप गांव में बड़े गांव से आते हो, आप गांव के बुजुर्गों से पूछना, तम्बाकू पे भी टैक्स था, घड़ी पे भी टैक्स था, रेडियो पे भी टैक्स था, साइकिल पे भी टैक्स था, टीवी पे भी टैक्स था, साइकिल के ऊपर भी टोकन टैक्स था। और ये तो माफ करे करे, इसके अलावा किसने माफ करे? ये चोई देवीलाल ने। ये जो रास्ता दिखाया गया वो चोई देवीलाल का दिखा हुआ रास्ता था। और चोई देवीलाल ने जो अनाज किसान दिल्ली की मंडियों में नहीं बेच सका करता, बॉर्डर के ऊपर उसको रोक लिया जाया करता, तो उस बॉर्डर को भी तोड़ने का काम तो देवीलाल ने किया था, ताकि किसान अपने अनाज को लेकर के देश के किसी भी हिस्से में बेच सके। मतलब बॉर्डर पर वो पाबंदी हटा दी थी किसानों के लिए। बिल्कुल। पहले तो ट्रैक्टर को भी नहीं निकलने दिया करते, अगर आप अनाज की ट्रॉली ले रहे हो तो ट्रैक्टर को भी आगे नहीं जाने दिया करते। और उसी बात को लेकर के, क्योंकि हम भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हम कोई जेंटलमैन या बाबूजी तो हाँ नहीं, हम भी किसान के बेटे हैं, खेती करते हैं। तो हमारी नीतियां तो देवीलाल की जो थी वो पूरे प्रदेश ने पसंद भी करी, हरियाणा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन भी हुआ, 87 सीट भी आई। तो इसलिए फिर ये फैसला लेना पड़ा कि मगर भी चलो ठीक है, अपना घर अच्छा है और अपने अधिकार के लिए, अपने भाइयों के अधिकार के लिए, अपने लिए ना सही आज कोई चुनाव तो है नहीं धनराज जी, ना ये है कि भाई कोई आज पार्टी भारतीय जनता पार्टी या और कोई पार्टी। सवाल इस बात का था कि चौधरी अभय सिंह चौटाला की जो सोच है वो 14 तारीख को विदेश से आए। हरियाणा प्रदेश की सरकार में सर्वदलीय मीटिंग हुई, उसमें निर्णय क्या लिखा, एक प्रस्ताव पास कर दिया, उस प्रस्ताव से पानी थोड़ा आ जाएगा। खाली प्रस्ताव पास कर देने से पानी नहीं आएगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कहा करते कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार छीने जाया करते। और उसी बात को चरितार्थ करते हुए भाई अभय सिंह चौटाला जी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अल्टीमेटम दे दिया कि अगर पंजाब हमारे हिस्से का पानी नहीं देगा तो फिर पंजाब का जो सरकारी वाहन है उसको हम हरियाणा प्रदेश की सीमा में नहीं घुसने देंगे। इतना बड़ा फैसला लेना, चाहे किसान आंदोलन की बात थी, किसी भी पॉलिटिकल आदमी ने मदद करी हो तो आप बता दो। तो ये अभय सिंह चौटाला जी एक ऐसी शख्सियत थे जिसने बॉर्डरों पर जा करके लोगों के साथ खड़े हुए, और उसके साथ में हिंदुस्तान के इतिहास की पहली घटना है धनराज जी, जो विधायक रहते हुए इस्तीफा दे दिया था। आज तक कोई पंच सरपंच मेमोरी का भी रिजाइन नहीं दे सकता। अभय सिंह भाई ने विधानसभा का इस्तीफा देकर दोबारा बाई इलेक्शन जीता था। तो ये छोटी बात नहीं है, उन्होंने इसलिए रिजाइन नहीं दिया था, उन्होंने इसलिए दिया था कि भाई मेरे भाई जी परेशान बॉर्डर पर बैठे हैं तो मैं रिजाइन दे दूंगा, क्या दिक्कत है। अब आपकी इनेलो में वापसी हो चुकी है जी, तो ये अब क्या करना चाहोगे ताकि ये इनेलो का जो बैकग्राउंड है आज किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिस प्रकार इनेलो की जो स्थिति है वो पूरे प्रदेश को पता है, बिल्कुल डाउन स्थिति चल रही है, उस स्थिति को आपके हाथ में बागडोर आ चुकी है, कैसे उनको ऊपर उठाने का कार्य करोगे आप? मैं नहीं, पूरी पार्टी करेगी। आपके क्या प्रयास मेरे रहने वाले हैं? प्रयास ये रहेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो परिवार हमारा पुराना था, और मेरी नॉलेज में ज्यादातर मैक्सिमम साथी तो कल आ गए थे मीटिंग में, अगर कोई साथी बच भी रहा तो उनके गांव गांव जा करके गांव के अंदर उन साथियों को सबसे पहले मनाया जाएगा, पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा, और उनको लेकर के फिर पूरा संघर्ष जो तो अभय सिंह चौटाला जी ने आह्वान किया है उस संघर्ष में मिलकर सारे जिले के साथी, सीनियर जूनियर सब साथी भाई हैं, सब एक दूसरे के परिवार है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का परिवार तो ऐसा परिवार होता था, कदे किसी ने यूं ही नहीं समझी कि भाई कौन छोटा है कौन बड़ा, भाई है सब।
तो अपने परिवार को सबसे पहला प्रयास होगा कि झज्जर जिले का जो हमारा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का परिवार है, उस परिवार को एक झंडे के नीचे ला करके और फिर आगे इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। पहलवान जी, एक समय था जब चौधरी देवीलाल जी प्रधानमंत्री बनने की होड़ में थे और प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था उनको, और उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मार दी थी, छोड़ दिया था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। तो क्या कारण था वो कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया? क्योंकि हमने जितने भी देखे हैं कि प्रधानमंत्री का पद पूरे देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ पद माना जाता है, और उस पद को ठोकर मारने का क्या कारण? भैया, चौधरी देवीलाल जबान के धनी थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भगवान श्री रामचंद्र जी अगर महलों में रहते तो शायद वो राम नहीं कहवाते। चौधरी देवीलाल जी जबान के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी जबान पर कायम रहते हुए, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले आश्वासन दे दिया था, जनता के बीच में ये बात कह दी थी, जबकि लोग नारे लगाया करते हैं कि ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले तो बोलेगा, और उस टाइम वो बात हाउस में चरितार्थ भी होगी थी। लेकिन फिर तो देवीलाल ने एक बात कही थी, अग भाई ताऊ तो तोलेगा, लाल किले पर तो वीपी सिंह बोलेगा। एक बार नहीं, 2 बार। इतना बड़ा त्याग। और तो देवीलाल ने कभी सत्ता, जैसे बाप ने मेरे से एक प्रश्न पूछा, यही तो विचार हमारे विचारधारा है। मोरारजी देसाई जी की सरकार थी तो चरण सिंह जी की मोरारजी देसाई की अनबन होगी। अनबन होने के बाद में तो देवीलाल जी ने किसान दिवस मनाने का फैसला कर लिया, जन्मदिन तो चरण सिंह जी का। तो मोरारजी देसाई ने बुला के कहा कि तो देवीलाल जी, आप ये मत भूलो कि आप मुख्यमंत्री हो और मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। तो चौधरी देवीलाल ने 1 सेकंड के बगैर खड़ा होकर कहा कि मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, किसान पहले हूँ। आज किसी नेता में इतनी हिम्मत कह सकता है क्या? मुख्यमंत्री कुर्सी 100 बार जाए, मैं फिर जनता द्वारा चुनकर देगा, लेकिन इस बात को नहीं मानूंगा कि चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन ना मनाया जाए। और वो ऐसा विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी रैली जो थी वो वोट क्लब के ऊपर करने का काम किया था। तो देवीलाल शरीफ का व्यक्तित्व कहाँ आज के समय में है? उन्होंने तो जो बात कही, चलते चलते गाड़ियां लुहारा के बच्चों को भी पढ़ाने के लिए उनका सोशल इंजीनियर का फार्मूला था, आप देखो, उनको भी रोज बोले अगर आप स्कूल में जाओगे तो आपको 1 रुपया रोज मिलेगा। कोई सोच सकता है इस बात को? हरिजन बेटी की शादी में कन्यादान की रिवाज किसने चलाई? हरिजन बच्चा को पैदा होने पर उसका वेतन भत्ता देने का काम किसने किया? आज जो सबका साथ सबका विकास करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। ये यूं बताएं कि भाई हम विकास की शुरुआत तो हरियाणा बनाने में तो देवीलाल का सबसे बड़ा योगदान है, और हरियाणा के निर्माता भी थे, और फिर उन्होंने हरियाणा के विकास की पटड़ी पे भी ले। तो इसलिए भाई जो संघर्ष करेगा हम उसी विचारधारा के हैं। तो देवीलाल ने कभी पद का लालच नहीं कराया, कभी प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। आप अभी पूछ रहे थे प्रधान जी, पार्टी जिले में हालात ही, हालात को नहीं देखना, हमने समाज हित की लड़ाई लड़नी है। हमने समाज के जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, पानी का है कि बिजली का है, मूलभूत सुविधा का है, किसान के हमें जो है स्वामीनाथन के जो आयोग है उसकी रिपोर्ट लागू करवानी है। इन बातें लेकर के पार्टी चल रही है ना पूरे तरीके से। मैं सब साथी मिलकर के झज्जर जिले के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पुराना परिवार, आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि जितने भी साथी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे घर बैठे हैं, शांत हैं, वो मेरा नंबर सबके पास है। वो अगर गांव में प्रोग्राम कराना चाहते हो, नहीं तो फिर मैं खुद घर जाऊंगा, गांव जाऊंगा, पूरे जिले के 264 गांव में जा करके सारे साथियों को जोड़ करके पार्टी संगठन बना करके फिर लड़ाई लड़ने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का। अपनी तरफ से इनेलो पार्टी के शीर्ष नेताओं से क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर ये विश्वास जताया, और वो जबान के धनी व्यक्ति हैं। वो जो बात कहते हैं उस तो खरे उतरते हैं, इसीलिए कहा जाता है अब यही सत्य है। उन्होंने वो बात हमारी भाई साहब के साथ हुई थी, पॉलिटिकल बात है,
कहना ठीक नहीं। तो मगर ठीक है भाई साहब, आपके आदेश की अवहेलना नहीं होगी, पालना होगी। तो वो कल आए थे। ये शब्द क्यों निकला, आप यही सकते हैं? ये शब्द इसलिए निकला कि जबान के धनी व्यक्ति हैं, जो उनकी जबान से निकल गया उसको पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, सब लाख का खाकम हो। भाई साहब की ये खासियत है। अगर आपका काम होने का हुआ, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। आप मान लो भाई साहब चंडीगढ़ है और आप गए वहां और आपको मीठी गोली दे के भेज दें और फिर 3 बार फिर चक्कर काटो, नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो आपका हुआ। 15,000 रुपये आपकी जेब से गए। अंबानी के बच्चे तो हमारा आप है नहीं। इसलिए तो अभय सिंह जी का जो शब्द आपने पूछा ये है कि जो उनका होने का हुआ तो तुरंत 440 वोट के करंट से काम होने का काम होता है। अगर उनके बस से बाहर की कोई बात है तो वो मना कर देते, लोग इस बात को महसूस करते हैं। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि खच्ची पर्ची पर निकल दी, आप कांग्रेस पार्टी में भी रहे हो, इनेलो में भी रहे हो, तो क्या कितना सत्य है ये शब्द कि हरियाणा के अंदर बिना खच्ची पर्ची के नौकरियां मिली? देखो, पॉलिटिकल क्वेश्चन आपने ये किया है, सरकार के प्रति किया है। कोई भी सरकार हो, कोई चोरी करके नहीं कहता मैंने चोरी कर ली। कहीं ना कहीं को बात चल रही है प्रदेश में, जो इस किस्म की बात चल रही है कि भी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो धुआं तो वहीं उठेगा जहां आग होगी। अगर वैसे को बात उठ जाएगी। सवाल पर्ची खर्ची का है। पर्ची खर्ची के अलावा सिफारिश भी चल रहा है, पर्ची खर्ची भी चल रहा है, सब की भी चल रहा है। नाटन को नाट्या जाओ। इतना कीमती समय दिया उसके लिए सतपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक तो हमारे साथ सतपाल जी थे। सतपाल जी हमेशा समाज सेवा के कार्यों में जुड़े रहते हैं और इनेलो में इनकी वापसी हुई है और इन्होंने एक सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है कि पूरे झज्जर जिले के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर ये जाने वाले हैं। इनेलो कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे, आवाम से मिलेंगे, आवाम की समस्याएं सुनेंगे और उन समस्याओं का निदान करने के लिए ये प्रयासरत भी रहेंगे, चाहे इसके लिए इन्होंने सरकार से भी भिड़ना पड़े। तो सारे भाई वीडियो शेयर करियो। अरे कैसी भी लगी कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। जयराम जी।